नमस्कार। सांकेतिक समाचार में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। आज की थीम है समावेशी शिक्षा। तो आइए इससे पहले हम बुलेटिन की तरफ बढ़े, पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लगा झटका, याचिका को किया खारिज। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित मुडा घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को दी थी चुनौती। अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। पीएम ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गाजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत के शांति प्रयासों को सराहा। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की द्विपक्षीय वार्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढाबों, रेस्टोरेंट और खानपान के प्रतिष्ठानों में सघन जांच के लिए दिए आदेश। कर्मचारियों की पुलिस जांच के भी निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स, ये सब मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर कल होगा मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। तो आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। माला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने का है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट बेंच ने फैसला दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सिद्धारमैया पर केस चलेगा। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मामले में 12 सितंबर को पहले फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को इसका फैसला आया। ये विवाद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुदा के मैसूर शहर में सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्रमुख स्थलों का आवंटन करने के आरोपों पर केंद्रित है। It appears that it is exhaustive, and after it having duly considered numerous judgments of the various honorable high courts as well as the honorable apex court, the judgment has been rendered. So that being the case, our preparation would be pretty much the same. See, appeal is the right of the petitioner, okay? That would be available to the honorable chief minister. We cannot deny the right of appeal. But our preparation would pretty much be the same, since the authorities relied upon by us are appreciated and are duly observed in the judgment which is rendered, which probably would be available in a couple of hours. We would try to obtain the certified copy. मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को मंजूरी दिए जाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सिद्धारमैया को लेकर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे गंभीर मसला बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। Karnataka High Court has rejected the plea of the sitting Chief Minister of Karnataka, Shri Siddaramaiah, to stay the investigation order issued by the Honorable Governor of Karnataka against Siddaramaiah ji and his family's involvement in the Muda scam, Muda land scam. This leads
to, of course, many questions, but the primary question is about corruption. And over the last year and a half that Mr. Siddaramaiah has been Chief Minister, there have been many instances of public monies being looted. The Bharatiya Janata Party demands that this Chief Minister Siddaramaiah ji immediately tender his resignation, make way for a free and independent investigation into these allegations of corruption. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाईकोर्ट द्वारा सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने पर कहा कि ये कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा तमाचा है। उन्होंने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। सिद्धरामैया के पत्नी के धर्मपत्नी के भाई के नाम पर उनको कन्वर्ट किया गया, मीन्स ट्रांजैक्शन हुआ, देन इट वाज डेवलप्ड बाय द मूडा एंड साइट्स, सम ऑफ द साइट्स वर आल्सो अलॉटेड द पब्लिक एट लार्ज, मीन्स जो भी उधर अप्लाई किया था सामान्य नागरिक, आम नागरिक, मैसूर के नागरिक, उनको अलॉटमेंट भी किया था। आफ्टर दैट इट वाज डिनोटिफाइड एंड इट वाज ट्रांसफर्ड। This is a huge scam, and without political influence or the people who are in power, without their interference, it can't happen. And that is to land belongs to ASC. Originally land belongs to ASC. तो इसीलिए मैं मुख्यमंत्री को आग्रह करता हूँ, I strongly urge Chief Minister should resign immediately. हाईकोर्ट ने मूडा केस में सिद्धारमैया की अर्जी खारिज करने के मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता कि सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने रहें। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ दिया गया है, उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरामैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान और नफरत के भाईजान। भाजपा लगातार कर्नाटक के सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी क्रम में भाजपा नेता CTV रवि ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सिद्धारमैया को एक भ्रष्ट नेता बताया और कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। ला सबको बराबर है ना। सीएम होने के नाते उनको अलग संविधान है क्या, अलग कानून है क्या? सबको एक ही है। आज का जजमेंट आने के बाद में भी कुर्सी में ज्यादा समय बैठना ठीक नहीं होता है। इस्तीफा देना ही एक ही विकल्प है, इस्तीफा देना। लगभग 1.5 महीना ट्रायल हुआ, क्या बचा है? बड़ा लॉयर आकर के सीएम के फेवर में आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद में भी उनका एगेंस्ट जजमेंट आया, उसके बाद में भी कुर्सी में बैठना ठीक नहीं होता है। बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मूडा घोटाले में जांच को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता के पास पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल ने RTI कार्यकर्ता TJ अब्राहम की शिकायत पर जांच के आदेश दिए थे। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में विस्तार से सिद्धारमैया द्वारा समय समय पर किए गए चुनावी हलफनामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2010 में सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के बाहरी इलाके में स्थित गांव से भाई से 3.16 एकड़ जमीन उपहार में मिली। 2013 में सिद्धारमैया के चुनावी हलफनामे में इस जमीन का उल्लेख किया गया।
2018 में चुनावी हलफनामे में जमीन का मालिकाना हक बताया गया और जमीन की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई। 2023 के चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि मैसूर के अंदर गांव की जमीन के बदले सरकार द्वारा आवंटित भूखंडों की कीमत अब 8.33 करोड़ रुपए है। 2024 में विपक्ष ने कहा कि भूमि विनिमय अवैध है। सिद्धारमैया ने कहा कि वे 62 करोड़ रुपए के मुआवजे के बदले में भूखंड लौटाने को तैयार हैं। मुंडा मामले में घिरे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम के इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. We stand by him. We support him. He is doing a good work for the country, for the party, and for the state. अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। निर्वाचन आयोग की टीम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में झारखंड में 2 दिनों का विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सीईओ की टीम, एनफोर्समेंट एजेंसी और प्रशासनिक तथा पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ विमर्श किया। आयोग ने चुनाव को लेकर सुझाव लिए और निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड में विधानसभा चुनाव तैयारी को लेकर संतुष्ट नजर आई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना आयोग की प्राथमिकता है। एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग की, डीसीज, एसपीज के साथ मीटिंग की। सबको ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी गई। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जयपुर के गांधीनगर स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अश्वनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और पीएम मोदी के विजन को साकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए। तो जोड़ने का जो माध्यम है वो है ये रूफ प्लाजा। रूफ प्लाजा स्टेशन के दोनों साइड को जोड़ने के हिसाब से बनी है और बहुत बड़ा एरिया स्टेशन के ऊपर डेवलप होता है इससे। ये जो आप रूफ प्लाजा देख रहे हो ये कॉन्कोर्स है। यहाँ पे पैसेंजर्स आके ठहरेंगे, आराम से इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। अपना बच्चे भी साथ में तो उनके लिए खेलने की जगह बनेगी।
तो ये एक विश्व स्तरीय जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, संकल्प है रेलवे के स्टेशंस को रीडेवलप करने का, उसका ये एग्जाम्पल है। और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के केंद्रीय मार्गदर्शन परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन तिरुपति में हुआ, जिसमें 2 तेलुगु राज्यों के 20 से अधिक मठाधीशों और धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। बैठक में हिंदू सनातन धर्म को विश्व भर में फैलाने के लिए धार्मिक समुदायों में एकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तिरुमाला लड्डू प्रकरण पर चर्चा करते हुए बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और संतों ने कहा कि ये करोड़ों हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने परामर्श के जरिए भी त्रुटियों को सुलझा लिया है और इस प्रकरण में फिलहाल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान एक अच्छा सुव्यवस्थित 99 विभाग 16,000 वहाँ काम करने वाला ये सब मिलके चलाते हैं। बहुत काम वहाँ अच्छी ढंग से करते हैं। बीच में ये घी का मिलावट का ये विषय सामने आया, ये बहुत दुखजनक बात है। इसको ठीक करने के लिए सरकार और सभी व्यवस्था उसमें व्यवस्थित है, व्यस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। करोड़ों हिंदू भक्तजनों मन में एक आंदोलन उत्पन्न हुआ, एक बाधा उत्पन्न हुआ। एक कष्ट मिटाने के लिए सरकार और सभी आश्रम मठा और महामंडलेश्वर पीठाधिपति सब लोग इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। Recently, all Hindus, not only Andhra Pradesh, India and the world has been heard about a bad thing what has happened in Laddu. Some bad things have been mixed, it was told. But I am confident that Lord Venkateshwara will punish who has made the mistake. We need not worry. 100% they will get the punishment. And now, to my knowledge, the temple, TTD temple has taken very important steps to clean the temple and make the pure of all the prasadams. 100% they are doing like that, and I 100% confidence everybody can take the prasadam now. और मुडा घोटाला बहुत सुर्खियों में है। आइए ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला जानते हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा कर्नाटक की तरफ से है और एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। लोगों को किफ़ायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी ज़मीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई है। 50-50 नाम की इस योजना में ज़मीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार थे। योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी और 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में इसे बंद कर दिया गया। आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी ज़मीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा गया। सारा विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया था। और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा कर्नाटक की राज्य स्तरीय एक योजना है। और फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के सभी होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी ने आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने के भी निर्देश दिए। अब ढाबों और रेस्तरां आदि में हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।
साथ ही खान पान की चीज़ों की शुद्धता पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। वहीं खान पान के केंद्रों पर संचालक और मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा, जबकि शेफ और वेटर के लिए मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य किया गया है। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य किया गया। खान पान की वस्तुओं में अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट होने पर संचालक पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ग्लोबल प्योर प्ले कंपनी कॉर्टेवा एग्रीसाइंस ने सन 2030 तक 20 लाख महिलाओं को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर चेन में अहम भूमिका दिलाने पर काम शुरू किया है। इसके तहत महिलाओं को उपकरण संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें एक किसान शोधकर्ता और उद्यमी बनाने में मदद की जाएगी। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बारे में बात करते हुए कॉर्टेवा के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और उनकी स्थिति पर चर्चा की। साथ ही इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का प्रेजेंटेशन किया गया। महिलाएं जो हैं हमारे कृषि क्षेत्र में वो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। एक कहा जाता है महिला फार्मर, दूसरा है महिला एंटरप्रेन्योर, एग्री एंटरप्रेन्योर, और तीसरा है महिलाएं जो रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में काम करती हैं। सो हमारा ये जो इनिशिएटिव है उसके अंदर अलग अलग चीज़ों के द्वारा हम ये कोशिश करेंगे कि इन सारे क्षेत्रों में महिलाएं ऊपर आएं। Whole discussion is about how to give women a status as annadata. Women farmers give us produce, they work in farms, but they don't get enough money. They are not even considered as annadatas. So the give that respect and how to make them into mainstream farming, how to inspire them to become contributors to the economy. राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 से 30 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने बताया कि इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग थानेसर की CDPO कुसुम कंबोज ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। राष्ट्रीय पोषण माह जो है उसमें हमारा फोकस जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग वुमेन है, उनका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाए हैं, आंगनवाड़ीज़ के थ्रू चलाए हैं, स्कूल्स के थ्रू चलाए हैं। जो हमारे आंगनवाड़ी के माध्यम से जो हम लोग ICDS का प्रोग्राम चलाते हैं, हम टेक होम रेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, हम लोग हॉट जो मील है उसका प्रोग्राम चलाते हैं, पूरा उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं ताकि जो बच्चों का, महिलाओं का न्यूट्रिशनल स्टेटस हम लोग इम्प्रूव कर पाए। बाल विकास विभाग है, उसके तहत हमारा यहाँ पे थानेसर अर्बन प्रोजेक्ट है जो मैं देख रही हूँ। तो जैसे विभाग ने हमें एक्टिविटीज़ बताई हैं, पूरा सितंबर माह हर वर्ष 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है सभी आंगनवाड़ी के थ्रू। तो हर विभाग द्वारा जो है डे वाइज एक्टिविटीज़ बताई जाती है। मतलब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज हम क्या करवाएं, विभाग ने हर एक्टिविटी को फिक्स किया हुआ है तो हम उसी हिसाब से करवाते हैं। मेन फोकस इसका हमारा पर्पस यही है कि भी बच्चों से, माताओं से कुपोषण को मुक्त करें। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने अपने मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में कल मतदान होना है।
हिंसक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों का नदियों और पहाड़ों को पार करके मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम जारी है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है ईवीएम्स की और मटेरियल की, और पोल पार्टीज तमाम हमारी यहाँ पहुँच चुकी हैं। रिजर्व्स हमारी भी वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। आई थिंक कि अभी थोड़ा सा 2-3 घंटे के बाद यहाँ से पोल पार्टीज रवाना हो जाएंगी। तो 143 पोलिंग स्टेशन हमारे जडीबल कंस्टिट्यूंसी में, इट इज़ द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसी पूरी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। तो आई थिंक 12 बजे के बाद हम उनको निकालेंगे यहाँ से, और हमारी जो फॉर्मेशन रहेगी वो सेक्टर वाइज रहेगी। उसमें हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हैं, सेक्टर अफसर भी पुलिस के रहेंगे, साथ CAPF के भी, उसमें जोनल मजिस्ट्रेट भी हमारे और जोनल अफसर भी रहेंगे, और सेक्टर वाइज फॉर्मेशन की शक्ल में यहाँ से निकलेंगे, अपने अपने पोलिंग स्टेशन को, पोलिंग पार्टीज को वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यही अनुमति दें। नमस्कार।